हमको आगे पढ़ना होगा, तब तो पूरा सपना होगा। केवल सोकर ख्वाब ना देखो, कुछ पाने को जगना होगा। मत बैठो औरों के भरोसे, खुद ही उठकर चलना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 44 पार्ट है। इससे पहले हमने 43 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हमने 4 शैलियों को इंक्लूड किया है, जिसमें हमने तंजौर शैली, मैसूर शैली, रूमी शैली व उड़ीसा शैली को इंक्लूड किया है। इन सभी शैलियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। शैलियाँ स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो आधुनिक चित्रकला है उसके बारे में जान लेते हैं कि जो आधुनिक चित्रकला है उसका अगर समय पूछा जाता है कि उसका जो समय है, यानी कि आधुनिक चित्रकला का जो समय माना जाता है कब से कब तक का माना जाता है, तो आधुनिक चित्रकला का जो समय माना जाता है वो 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक का माना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, यानी कि जो अभी जो समय चला हुआ है वो आधुनिक चित्रकला का समय चला हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो इतिहासकार लांबा तारानाथ थे, उन्होंने दक्षिण की जो चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास जो प्रस्तुत करते समय किन कलाकारों के विषयों से उल्लेखित किया है, यानी कि जो इतिहासकार लांबा तारा थे उन्होंने जो दक्षिण की कला का जो संक्षिप्त विवरण दिया है, इतिहास का जो विवरण दिया है, वह किन कलाकारों के विषय में उल्लेख किया है। तो वो कौन कौन से कलाकार हैं? जय, पराजय और विजय। इन 3 कलाकारों का विवरण क्या है, किसमें? दक्षिण की कला में। किसके द्वारा? लांबा तारानाथ के द्वारा। तो यहाँ पर मैं जितनी भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सभी को अच्छे से रट लेना, यानी कि याद कर लेना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जय, पराजय और विजय कलाकार थे उनके जो वंशज आज भी कहाँ पर परंपरागत हैं, यानी कि उनके जो वंशज हैं वो अभी भी कहाँ पर परंपरागत हैं, यानी कि कहाँ पर चित्रकारी करते हैं, तो वो कहाँ पर है? हैदराबाद और निकोंडा में। तो चीज़ याद रखना, कहाँ कहाँ पर है? हैदराबाद और निकोंडा में। किस किस के? जय, पराजय और विजय के वंशज। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दक्षिण की जो कला है, दक्षिण चित्रकला है, उसका जो विकास हुआ है वह किन विभिन्न संस्थाओं से शुरू हुआ था। तो वो कौन कौन सी संस्थाएं? तंजौर और मैसूर, जो कि वर्तमान समय में भी कार्यरत रही हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। अब इनके बारे में, यानी कि जो शैलियाँ हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तंजौर और मैसूर, रूमी और उड़ीसा के बारे में। पहली जो शैली है वह हमारी तंजौर शैली है। तंजौर शैली के बारे में जान लेते हैं। अगर हम फ्रेंड्स तंजौर शैली के समय की बात करें तो इसका जो समय माना जाता है वो 18वीं शताब्दी माना जाता है। तो चीज़ याद रखना कि जो तंजौर शैली है उसका जो समय माना गया है वो कितना माना गया है? तो वो 18वीं शताब्दी माना गया है। अगर शासक की बात करें, यानी कि जो शासक रहे थे वो कौन थे? शिवाजी या राजा सरभोजी, जो कि चोल शासक थे। तो चीज़ याद रखना कि जो यहाँ के राजा थे, यानी कि तंजौर शैली के जो शासक हुए थे, किन शासकों द्वारा यहाँ संरक्षण दिया गया था, तो वो कौन शासक थे? चोल शासक थे। तो चीज़ याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम विषय की बात करें, जो तंजौर शैली में किस विषय से संबंधित ज़्यादा चित्रण किया गया है, तो वो कौन सा विषय था? वैष्णव धर्म। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम फ्रेंड्स विशेषता की बात करें, यानी कि तंजौर शैली की जो प्रमुख विशेषता रही थी वो क्या थी? तो वह हमारी ग्लास पेंटिंग रही थी, यानी कि कांच पर चित्रकारी के लिए तंजौर शैली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो तंजौर शैली है वह चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि कांच पर चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका जो समय माना गया है वो 18वीं शताब्दी माना गया है। और किसके समय की बात है? ये राजा मोजी के समय की, जो कि राजस्थानी चित्रकारों का एक आगमन प्रारंभ माना जाता है, यानी कि प्रारंभिक समय माना जाता है। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि इनके बाद, यानी कि जो राजा मोजी थे उनके बाद 18वीं शताब्दी में शिवाजी ने राजस्थानी चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया और चित्रकला का विकास किया। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो तंजौर शैली थी उसमें राजा मोजी के बाद किस शासक के द्वारा इस शैली को संरक्षण दिया गया था, तो वो कौन थे? शिवाजी। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो तंजौर शैली को चोल शासकों ने संरक्षण दिया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो तंजौर शैली है उसमें जो संरक्षण दिया था उसमें चोल शासकों के द्वारा दिया गया था। और यह जो शासक थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, यानी कि वैष्णव धर्म के प्रभावी थे। तो चीज़ याद रखना कि ये जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताए वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आप एग्जाम्स के टाइम में भूलें ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा,
अगर फ्रेंड्स हम तंजौर शैली की चित्रण विधि की बात करें तो यहाँ पर जो विधि प्रयोग की गई थी यानी कि तंजौर शैली के चित्रकारों ने हाथी दांत काष्ठ फलक पर तथा तेल रंग से चित्रण किया है। यानी कि जो यहाँ के जो चित्रकार थे उन्होंने तेल माध्यम से चित्र किया था और जो धरातल रहे थे वो हाथी दांत रहा था और काष्ठ यानी कि लकड़ी के फलक रहे थे। तो चीज़ याद रखना कि यहाँ का जो धरातल क्या रहा था, हाथी दांत और काष्ठ के फलक। और प्रमुख रूप से जो कलर्स प्रयोग किए गए थे वो तेल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि जो तंजौर शैली है उसमें एक नई विधि का प्रचलन हुआ था। तो वह कौन सी विधि थी? उसे हम सूखना विधि कहते हैं। यानी कि जो तंजौर शैली में एक नई विधि का प्रचलन हुआ था तो वो जो विधि थी वह किस नाम से प्रचलित हुई थी? तो वो सूखना विधि के नाम से प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि इस विधि में यानी कि जो सूखना विधि में इसका जो कार्य किया जाता था वो क्या था? तो यहाँ पर कटहल की जो लकड़ी को सुखाकर चित्रकारी की जाती है। यानी कि जो कटहल की जो लकड़ी होती है उसको सुखाकर उस पर चित्रकारी की जाती थी। वो कहाँ की विशेषता रही थी? वो तंजौर शैली की विशेषता रही थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। और इसी विधि को यानी कि जो कटहल की लकड़ी पर चित्रकारी की जाती है उसी को हम सूखना विधि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो तंजौर शैली है वह ग्लास पर पेंटिंग की चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो तंजौर शैली है उसमें ग्लास पेंटिंग की शुरुआत जो हुई थी वह किस शैली में हुई थी? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्लास पेंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो तंजौर शैली के अंतर्गत हुई थी। ये चीज़ याद रखना। और जिसका जो समय माना गया है वह 18वीं शताब्दी माना गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मक्खन के साथ बाल कृष्ण है वह किस शैली की प्रमुख चित्र है? तो वो किस शैली का है? तो वो तंजौर शैली का प्रमुख चित्र है। कौन सा? मक्खन के साथ श्री कृष्ण। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल रंग के माध्यम से बनाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो 18वीं शताब्दी के अंत में किस राजा ने राजस्थानी राजाओं की व्यवस्था खराब होने की बात पर वहाँ के कलाकारों को आश्चर्य दिया था? तो वो कौन से राजा थे? राजा सरभोजी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो राजस्थानी राजा थे उनकी स्थिति खराब होने की बात में जो कलाकारों को संरक्षण दिया था तो वो राजा सरभोजी के द्वारा दिया गया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो आप इसे जरूर याद रखना, यानी कि नोट डाउन कर लेना ताकि आप ये वाला क्वेश्चन ना भूल पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स हम राजा शिवाजी के समय की बात करें तो इनके समय में कितने कलाकारों के परिवारों को आश्रय दिया गया था? तो इनके समय में 18 कलाकारों के परिवारों को आश्रय दिया गया था राजस्थान की शैली की बाद में। तो इनका जो समय माना गया तो वो 1833 से 1855 माना गया था। किसका समय? राजा शिवाजी सिंह का समय। किस शैली में? तंजौर शैली के अंतर्गत। तो ये चीज़ याद रखना, इन्होंने 18 कलाकारों के परिवारों को संरक्षण दिया था अपने राज्यश्रेय में। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस शैली का जो चित्र है बालकृष्ण वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो तंजौर शैली का एक उत्तम चित्र माना गया है। कौन सा? बालकृष्ण। तो ये तंजौर शैली की एकदम बहुत ही विशिष्ट चित्र रहा था। नेक्स्ट हमारा कि तेल रंग से जो व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं वह आज कहाँ पर सुरक्षित है? यानी कि तंजौर शैली के अंतर्गत जो तेल चित्र बनाए गए हैं, छवि चित्र बनाए गए हैं, वह वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो वो तंजौर के राजमहल में सुरक्षित हैं। तो चीज़ याद रखना है, यानी कि जो यहाँ के चित्र थे वे कहाँ पर सुरक्षित हैं? तो वो तंजौर के राजमहल में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा कि जो दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस चित्र शैली का विकास हुआ था? तो वह कौन सी शैली थी? वह तंजौर शैली थी। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थान था जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो तंजौर था वह कांच की चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि कांच पर चित्र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। लेकिन जो तंजौर है वह किस राज्य में पड़ता है? तो वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा कि जो तंजौर चित्रकला का जो मुख्य विषय रहा था वो क्या कर रहा था? तो वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया था। कहाँ पे? तंजौर शैली में। तो ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी शैली किससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो तंजौर शैली की जो विशिष्ट चित्रांकन रहा था कांच पर चित्रकारी, वो जो कलर्स थे वह कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पर वह अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया जाता थे, यानी कि वह ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे, अपारदर्शी यानी कि उनके आर पार दिखाई नहीं देता था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बालकृष्ण नामक चित्र है वह किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये तंजौर शैली का प्रमुख चित्र है। नेक्स्ट हमारा कि तंजौर शैली की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जो तंजौर शैली के जो प्रसिद्ध कलाकार रहे थे वे कोडिया राजू थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर इनके बारे में पूछा जाता है कि जो कोडिया राजू हैं वह किस शैली से संबंधित हैं, तो वो तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस राजा की मृत्यु के पश्चात जो तंजौर के चित्रकारों को जो संरक्षण था यानी कि वो समाप्त हो गया था, यानी कि वह तंजौर शैली के वे कौन से शासक थे जिनके बाद यानी कि जो तंजौर शैली थे वही समाप्त हो गई थी? तो वो कौन से राजा
राजा का संरक्षण था, यानी कि सन 1855 में इस शैली का समाप्त हो गया था। तो ये चीज़ याद रखना। और जो शासक रहे थे वो शिवाजी रहते थे। तो ये चीज़ याद रखना, जो शासक कौन रहे थे वो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात। और समय कितना था 1855। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट जो शैली है वह हमारी मैसूर शैली है, जिसे हम दरबारी कला के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो मैसूर शैली है उसे हम दरबारी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मैसूर शैली है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो दरबारी कला के नाम से जाना जाता है। अगर इसके समय की बात करें तो इसका जो समय माना जाता है वह भी 18वीं शताब्दी माना जाता है। अगर शासक यानी कि जो शासक हुए थे जिन्होंने संरक्षण दिया था उनकी बात करें तो यहाँ पर राजा जो कृष्ण थे उनके द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखना, जो मैसूर शैली थी उसमें राजा कृष्ण राज के समय शासक के द्वारा संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स हम मैसूर शैली के धरातल की बात करें, यानी कि चित्रण का जो धरातल रहता है वह क्या था, तो यहाँ पर भी हाथी दांत व काष्ठ फलक पर चित्रण किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि 18वीं शताब्दी में राजा कृष्ण राज के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मैसूर शैली है उसका जो विकास हुआ था वह किस राजा के समय में हुआ था, तो 18वीं शताब्दी में राजा कृष्ण राज के समय में इस शैली का यानी कि मैसूर शैली का विकास हुआ था, जिसे हम दरबारी शैली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, यहाँ के जो चित्रकार थे वे राज दरबार में ही रहते थे और इसी के कारण इस शैली को यानी कि मैसूर शैली को दरबारी कला का भी विशेषता मिली थी। यानी कि जो मैसूर शैली थी उसके जो चित्रकार थे वे राज दरबारों में ज़्यादातर रहते थे और यहीं पर चित्रकारी करते थे। इसी वजह से इस शैली को दरबारी शैली भी कहा गया था। इसी कारण इस शैली का नाम जो पड़ा था वो दरबारी कला पड़ा था। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ पर दरबारी कला का विशेष विकास हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो कलाकार थे वो यहीं पर रहते थे और यहीं पर चित्रकारी करते थे और इसी की वजह से यहाँ पर दरबारी कला का विशेष विकास पड़ा था। नेक्स्ट हमारा कि जो मैसूर शैली के जो चित्रकार थे उनके जो धरातल थे कहीं कहीं पर कपड़े का भी प्रयोग किया गया था, यानी कि हाथी दांत के साथ साथ ही काष्ठ फलक के साथ साथ ही वहाँ उन्होंने कहीं कहीं पर कपड़े का भी प्रयोग किया था। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट जो शैली है वह हमारी रूमी शैली है। रूमी शैली की जो बात करें, अगर इसके समय की बात करें, इसका जो समय माना जाता है वह हमारा 19वीं शताब्दी माना जाता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रूमी शैली है उसका जो समय माना जाता है वह कितना माना गया है, तो वो 19वीं शताब्दी माना गया है। अगर इस शैली को यानी कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि रूमी शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अवैध या लखनऊ शैली भी कहा जाता है। तो चीज़ याद रखना, रूमी शैली को ही अवैध या लखनऊ शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है, इन तीनों में से आप तीनों को याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि इसका जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब प्रॉपर स्थान की या शहर की बात करें तो ये लखनऊ में इस शैली की शुरुआत हुई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। इस शैली को जो संरक्षण प्रदान किया था वह नवाबों ने दिया था, यानी कि जो रूमी शैली थी उसको जो संरक्षण प्रदान किया था वह नवाबों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि इस शैली में सबसे ज़्यादा छवि चित्र यानी कि जो पोर्ट्रेट होते हैं सभी होते हैं उनका चित्रण किया गया था, किसमें, रूमी शैली में। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस शैली में निर्मित रूमी दरवाजे जो लखनऊ की शान कही जाती हैं, तो कौन सी शैली थी, तो वह रूमी शैली थी, जिसे हम लखनऊ शैली के नाम से भी जानते हैं या फिर दरबारी शैली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है कि जो वास्तुकला के लिए विशेष प्रसिद्ध थी, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है कि जो रूमी शैली थी वह किस के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थी, तो वह वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी, जो कि रूमी दरवाज़ा इसकी प्रमुख विशेषता रही थी। नेक्स्ट हमारा कि रूमी दरवाज़ों को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है, यानी कि जो रूमी शैली है उसका जो रूमी दरवाज़ा है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यानी कि इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे तुर्किश गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रूमी दरवाजे का जो निर्माण था जो कि लखनऊ की शान कही जाती है, उसका जो निर्माण कराया था वो किसके द्वारा कराया गया था और कब कराया गया था, तो ये आसफ औदौला ने सन 1786 में कराया था। अगर समय की बात करें तो 1786 में कराया गया था और किसकी यानी किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो आसफ औदौला के द्वारा कराया गया था। तो ये चीज़ याद रखना, यानी कि जो रूमी शैली है वह रूमी दरवाजे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो रूमी दरवाज़ा है उसे लखनऊ की शान के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लखनऊ की शान भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट और हमारी इस वीडियो की लास्ट जो शैली है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी पटना शैली। पटना शैली के बारे में जानते हैं। अगर हम फ्रेंड्स इसकी समय की बात करें, इसका जो समय माना जाता है वो 17वीं शताब्दी माना जाता है।
अगर फ्रेंड्स हम इसके चित्रण विषय की बात करें तो यहाँ पर धाक्या जो धार्मिक आख्यान होते हैं उससे संबंधित चित्र बनाए गए हैं। कहाँ पर? पटना शैली, सॉरी, उड़ीसा शैली में। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ के जो चित्रण धरातल रहा था वो क्या रहा था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो उड़ीसा शैली है जिसे हम पटचित्र हैं उनकी जो धरातल था वो क्या था, तो यहाँ पर टाट या कपड़े का प्रयोग किया गया है उड़ीसा शैली में, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स हम उड़ीसा शैली की प्रमुख मंदिर की बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख मंदिर रहा था वो कोणार्क मंदिर, सूर्य की जो जगन्नाथ मंदिर था जो कृष्ण के आसपास ही संबंधित है, यानी कि जो उड़ीसा शैली का जो कोणार्क मंदिर है वो इस शैली का प्रमुख केंद्र रहा था। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी थे यानी जो देखने वाले लोग थे, दर्शक लोग थे, वो बहुत ज़्यादा आते थे। इन्हीं की वजह से यहाँ पर इस शैली का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाया था, यानी कि उड़ीसा की पट शैली का है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यह चित्रकार चित्रों को बनाकर आए हुए दार्शनिकों को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है तो वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के भक्तों का ही दर्शन यानी उनको देखने के लिए आते थे। उसी वजह से यहाँ पर जो दर्शनार्थियों को बेच या दर्शन जो आते थे वो अपनी निशानी के तौर पर यहाँ पर जो निर्मित चित्र बनाए जाते तो उनको बेच दिए जाते थे, यानी कि वो उनको अपनी निशानी के तौर पर इनके चित्रों को ले जाते थे, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, यहाँ के कलाकारों को जो विशेष रहा था तो वो धार्मिक आख्यानों, गीत गोविंद और राधा कृष्ण से संबंधित रहा था। यानी कि जो यहाँ के जो कलाकार थे उनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे वो किससे संबंधित थे? वो धार्मिक आख्यानों, गीत गोविंद व राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए गए थे। कहाँ पर? उड़ीसा शैली में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यहाँ का जो प्रकृति आख्यानों का चित्रण बनाया गया था, यानी कि जो उड़ीसा शैली में प्रकृति से संबंधित भी चित्र बनाए गए, जैसे मैंने बताया धार्मिक, गीत गोविंद, राधा कृष्ण और प्रकृति से संबंधित चित्र भी बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स हम यहाँ के चित्रों की बात करें तो यहाँ पर बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा से संबंधित चित्र बनाए गए थे। और जो इनसे संबंधित जो मूर्तियाँ बनाई जाती वह जामुन की लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी और पूजा के बाद उसे नदी में प्रवाहित यानी कि बहा दिया जाता था। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, यह किस शैली से संबंधित है कि वहाँ पर जो कृष्ण थे, बलदेव थे और सुभद्रा से संबंधित जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो जामुन की लकड़ी पर बनाई जाती थी और उनकी पूजा करने के बाद उन्हें नदी में बहा दिया जाता था। तो वो कौन सी शैली थी? उड़ीसा शैली से संबंधित थी। अगर फ्रेंड्स आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि जो बलराम यानी उड़ीसा शैली में जो मूर्ति बनाई जाती थी वह उसमें जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था वो कौन सी लकड़ी थी? तो उसमें जामुन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं एग्जामिनर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम उड़ीसा शैली के चित्रों की बात करें तो यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वहाँ पर यानी कि किन शैलियों के मिश्रण से संबंधित बनाए गए थे। यहाँ की जो चित्रण किया गया है तो उससे संबंधित किस शैली से संबंधित यहाँ पर मिश्रित चित्र बनाए गए हैं, तो वो कौन कौन सी शैली थी? वो कालीघाट शैली व अन्य कला शैलियों से संबंधित चित्र बनाए गए थे। यानी कि जो दो शैलियों से संबंधित यहाँ पर चित्र बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो उड़ीसा के जो पटचित्रों में किस शैली के रेखांकन की बारीकी है, यानी कि जो पटना शैली के जो चित्र हैं उसमें जो रेखांकन किया गया है उसकी जो बारीकी थी उस पर किसका प्रभाव था? तो वहाँ पर मुगलीय प्रभाव था। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि उड़ीसा के पटचित्रों में किस शैली की अलंकारिकता है? अगर अलंकारिकता की बात करें तो वहाँ पर दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो उड़ीसा शैली है उसमें जो कालीघाट शैली प्लस अन्य शैली का मिश्रण पाया जाता है। तो अन्य शैली में मुगल शैली है, दक्षिण शैली है, अपभ्रंश शैली है, गुजरात शैली है। इनसे संबंधित यानी कुछ छोटी छोटी जो एलिमेंट्स जो ऐड किए गए हैं वो कुछ अन्य शैलियों से संबंधित हैं, लेकिन प्रॉपर जो मानी जाती है कुछ आधा जो भाग माना जाता है वो कालीघाट शैली से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा के जो पटचित्र हैं वह किस शैली की अंतराल सी व्यवस्था है? अगर अंतराल की बात करें तो वहाँ पर अपभ्रंश शैली से संबंधित किए गए। तो चीज़ याद रखना कि किस शैली से किस चीज़ को ऐड किया गया, यानी कि किस पार्ट को किस शैली से उठाया गया है उड़ीसा शैली के अंतर्गत। उड़ीसा के पटचित्रों में किस शैली की आकृतियाँ विद्यमान या विख्यात हैं? यानी कि जो उड़ीसा शैली है उसके अंतर्गत जो आकृतियाँ विद्यमान है वह किस शैली से संबंधित है? तो वह विजयनगर की शैली से प्रभावित हैं। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि विशालकाय पैमाने पर बनाए जाने वाले उड़ीसा के पटचित्र प्राय किस पर बनते थे? तो वो जो बनते थे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तो वो टाट या कपड़े पर बनते थे, जो कि जिन्हें जो जगन्नाथ यानी उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर वहाँ पर जो दर्शनार्थी आते थे उनको ये चित्र बेच दिए जाते थे, यानी कि वो लोग उन्हें ये पसंद आते थे तो वो इन चित्रों को खरीद कर ले जाते थे।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जगन्नाथपुरी के आने वाले दर्शनार्थी थे उनके वो जो दर्शनार्थी थे उन पटचित्रों को खरीद कर ले जाते थे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो उड़ीसा शैली के जो विषय रहे थे यानी कि चित्रांकन विषय थे वो धार्मिक आख्यानों, गीत गोविंद, राधा कृष्ण व कथाओं से संबंधित थे। तो नेक्स्ट हमारा कि उड़ीसा जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि उड़ीसा जो शैली है उसकी जो विषय वस्तु थी यानी कि मेन जो विषय वस्तु थी वो क्या थी, तो राधा कृष्ण से संबंधित यहाँ पर चित्र बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि उड़ीसा के जो पटचित्रों का प्रमुख केंद्र जो रहा था वो क्या रहा था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ का जो प्रमुख केंद्र रहा था वो जगन्नाथ जो पुरी मंदिर था वो रहा था यहाँ के पटचित्रों का प्रमुख चित्र। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे वो राधा कृष्ण व बलराम से संबंधित जो मूर्तियाँ बनाई थी वो किस लकड़ी पर बनाई गई थी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जामुन की जो लकड़ी थी उस पर मूर्ति बनाई गई थी जिसको पूजा करने के बाद उसे प्रभावित किया जाता था यानी कि नदी में बहा दिया जाता था। आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।